नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, एस्ट्रोलॉजिकल, मोटिवेशनल, न्यूमरोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु, ऑकल्ट साइंस आदि से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। मैं बहुत ही सरल और सच्ची बातें करती हूँ। ना मैं किसी प्रकार के वहम में विश्वास करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का वहम डालती हूँ या अंधविश्वास डालती हूँ। जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, प्राचीन काल के ज्योतिषियों ने ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, ज्योतिष की किताबों में जो उपाय दिए हैं, उसी के द्वारा मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करती हूँ। बहुत ही सहज और सरल उपाय होते हैं जो मंत्रों में, श्लोकों में, स्रोत में और पर्व और सभी देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप की पूजा करने के रूप में होता है। तो आज हम बात करेंगे जोडिएक की 8वीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इनके इस राशि के स्वामी हैं मंगल। इस राशि में चंद्र नीच के होते हैं। इस राशि का प्रतीक नाम से ही पता चल रहा है, बिच्छू। बिच्छू यानी कि अंधेरे में, सीलन वाली जगहों में, बदबूदार जगहों में, दलदल में रहने वाली, और अगर आपके सामने पड़ जाए तो भाग जाएंगे, लेकिन अंधेरे में डंक मारने वाली होती है। इस राशि के जातकों का शरीर सुगठित और संतुलित रहता है। हाइट भी ठीक ठाक ही रहती है। सूर्य और चंद्र की युति इस राशि के लिए बहुत शुभ होती है, और मंगल और शुक्र की युति बहुत ही खराब होती है, बहुत अशुभ होती है। तेजवान होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन स्वभाव में बिच्छू के डंक के समान होते हैं। जिद्दी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, चालाक, जरूरत पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बनाने से पीछे नहीं हटते। आक्रामक होते हैं, अवसरवादी होते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। जनरली इस राशि वाले जातक जातिकाओं का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। या तो पूरा जीवन एक दूसरे से के साथ किचकिच करते हुए निकल जाता है, या फिर अलगाव हो जाता है। सुखी जीवन बहुत कम लोगों का देखा गया है वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं में से। तेजवान बलवान होते हैं, तो इसलिए इस राशि के ज्यादातर जातक जातिका डॉक्टर बन सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, पुलिस में जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं। और अब हम देखते हैं गोचर में इस राशि के लिए क्या होने वाला है 2025 में। मिड जनवरी से मिड मार्च तक सूर्य आपके 3rd और 4th हाउस से गोचर करेंगे। 3rd में रहने पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य वहां आएगा तो आप ऊर्जावान ही महसूस करेंगे। पिता के सहयोग से आपके व्यवसाय का, आपके भाग्य का भी उदय होगा। और अगर रोजगार मिलने के भी आसार हैं, लेकिन अगर मित्रों का, भाई भाई का साथ छूटता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है, खुद को अकेला महसूस करते हैं। इस दौरान छोटी मोटी यात्राएं भी लगी रहेंगी। 4th हाउस से गोचर के समय अगर आपको किसी प्रकार का भी जख्म हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लें, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, फोड़े फुंसी से बहुत बड़ा जख्म बन जाना, उसकी बड़ी संभावना होगी इस समय। अब देखते हैं मंगल का गोचर। नीच का मंगल आपके भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में 21 जनवरी के बाद आपके
अष्टम भाव में रहेंगे, पुनः 3 अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में ही विचरण करेंगे। तो आपके भाग्य में अष्टम में रहते हुए अगर बच्चा छोटा है आपका तो उसको, और वृश्चिक राशि का है तो उसको चेचक, खसरा, मिजल्स आदि हो सकते हैं। और चंद्र की राशि में जब मंगल गोचर करेंगे नीच अवस्था में तो वो पानी से रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं, टाइफाइड, विकोलाई, इस तरह की। हाँ, आपको इस वक्त जब तक मंगल नीच अवस्था में आपको गिरने का डर बना रहेगा, ऊंचाई से गिरने का डर बना रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, भय रहेगा आपके मन में हमेशा। वर्ष के प्रारंभ में गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा, वृषभ राशि से, तो पति पत्नी के साथ संबंध अच्छा ही रहेगा और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आदर की भावना बढ़ेगी। आय भाव पर दृष्टि रहेगी तो आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आप ऊंचाई को हासिल करेंगे। लग्न पर पूर्ण दृष्टि रहेगी सप्तम भाव में रहते हुए, तो विवाह, अविवाहितों के विवाह होने के पूरे आसार हैं। अपनी वाणी और लेखनी में गलती ना होने दें, क्योंकि इसका सबब आपको परेशान कर सकता है। 3rd हाउस को देखते हुए संतान को विवाह का आशीर्वाद भी दे रहे हैं गुरुदेव। अब जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो अष्टम में जाएंगे, तब पति पत्नी के अस्वस्थ होने, बीमार होने, पति है वृश्चिक लग्न के तो पत्नी का, पत्नी है वृश्चिक लग्न की तो पति का, के इन दोनों बीमार पड़ने की के बहुत ज्यादा आसान है। बीमार मतलब छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, अस्वस्थ रहेंगे मतलब अस्वस्थ पूरी तरह से रहेंगे। कष्टकारक समय होगा जब गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे 14 मई के बाद। आपके पुत्र, आपके सहयोगी, आपके परिवार वाले सभी आपको धोखा दे सकते हैं, यहां तक कि आपके वरिष्ठ जन भी। कष्टकारक समय होने से ईश्वर में, गुरुओं में, अध्यात्म में, मंदिरों में, देवी देवताओं में आप मानसिक शांति ढूंढेंगे। और इन ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस यानी गुप्त ज्ञान की जानकारी लेने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, लेकिन बदनामी का डर भी बहुत है। अब देखते हैं शनि का गोचर। शनि आपके किस भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि यानी आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो पंचमेश भी और मारक भाव के स्वामी भी है ना आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के और पंचम भाव के, तो दोनों भाव के स्वामी हैं। तो अगर शनि आपके अष्टम भाव में है तो पढ़ाई में विघ्न, पंचम भाव में है सॉरी, अगर शनि आपके पंचम भाव में है तो पढ़ाई में विघ्न देंगे, आपको असफलता हाथ लगेगी, क्योंकि शनि हर चीज को समय समय करता है। तो जो आप डिग्री ले रहे हैं उसमें समय लग जाएगा। अगर 4 साल की डिग्री है तो 6 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। तो आपको इस समय बहुत अलर्ट रहना है। भाई सट्टा और शेयर में जिनकी दिलचस्पी है, इस मार्केट से उनको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा घाटा लग सकता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। संतान की ओर से आप चिंतित रहेंगे। जब पंचम में शनि का गोचर हो रहा है, संतान की ओर से तो आप चिंतित रहेंगे ही रहेंगे। संतान के प्रेम संबंधी बातों से, उसके किसी के साथ
गलत रिश्ते से आप परेशान रहेंगे। पुत्र पुत्री जो भी हैं संतान, आपको उनकी वजह से आपको अपमान झेलना पड़ेगा समाज में, परिवार में। लेकिन और जो नवविवाहित हैं, जो संतान की चाह में हैं, उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस समय डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, अब दवाई करानी पड़ेगी। शुभ शनि, अगर शुभ है शनि आपकी कुंडली में, तो वो आपके हर चीज में वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा, और अगर अशुभ है तो घटाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें। शुभ है तो बच्चों से खुशियां मिलेगी, बच्चों की बातों से आप सहमत होंगे, बच्चे आपको समाज में सम्मान दिलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आपको सम्मान मिले, मन प्रसन्न रहेगा, तरक्की होगी, बरकत होगा घर में। और अशुभ हुआ तो जो मैंने पहले कहा वो सब फल मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब हर फल एक ही इंसान को मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है आपको कुछ मिले, कुछ ना मिले। तो जब तक चतुर्थ में है शनि गोचर में, यानी कुंभ में, और सूर्य भी वही है गोचर में, तो उस समय पिता पुत्र में वरिष्ठों से आपको, पिता पुत्र से आपस में जो होगा, साथ ही वरिष्ठों के, बड़ों के साथ छूटने के भी बहुत आसार हैं। अगर आप पेंशन आपको मिलना है तो इससे पहले ही आप अपने पेंशन का वो करा लें, वरना बहुत समय लग जाएगा पेंशन मिलने में। अगर आपकी कुंडली में द्विभार्या योग है तो जब शनि कुंभ में रहेंगे उस समय पत्नी का साथ छूटने की भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब एक जो भी समय है, अच्छा या बुरा, निकल तो सभी जाते हैं, लेकिन अगर आप परेशान होने से ज्यादा समाधान ढूंढते हैं, समस्या का समाधान तो रहता ही है ना, हर समस्या का समाधान रहता है, पर जब हम परेशान रहते हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आप परेशान से ज्यादा समाधान ढूंढें। समाधान मिलने से आपको बहुत ही परेशानियां कम हो जाएंगी आपकी। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सेठ थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति था, लेकिन किसी कारणवश वो संपत्ति खत्म हो गई और इसी दौरान सेठ की मृत्यु भी हो गई। तो सेठ ने अपना वसीयत लिखा था। उस वसीयत को जब खोला गया, पढ़ा गया, तो उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद सिर्फ 19 ऊंट ही बचेंगे धन के नाम पर। तो इन ऊंटों को, इन 19 ऊंटों में से आधा ऊंट मेरे पुत्र को दे दिया जाए, चौथाई मेरी पुत्री को दिया जाए, और उसका 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दिया जाए जिसने मेरी सेवा की है। अब बहुत मुश्किल में पड़ गए सभी, ये कैसी वसीयत है, ऊंट को काटा तो जा नहीं सकता, कैसे होगा बंटवारा। फिर उन्हें लगा कि बगल के गांव में एक इंसान रहता था जो जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। उस बुद्धिमान के पास किसी को भेजा गया, क्योंकि इस गांव में किसी से ये मामला सलट नहीं रहा था। वो बुद्धिमान व्यक्ति के पास जब संदेश गया तो उसने पूछा कि समस्या क्या है। समस्या बताया गया तो उन्होंने क्या किया, वो अपने ऊंट पर सवार होकर उस गांव तक आए और लोगों से कहा कि इस 19 ऊंट के साथ मेरा भी ऊंट मिला दो।
अब 20 ऊंट हो गए। उसके बाद सबको आधा कर दो, बेटे को दे दो, और जैसा वसीयत में लिखा है उसके अनुसार बेटे को, बेटी को और उसके सेवक को दे दिया जाए। सभी ने सोचा एक तो वसीयत लिखने वाला बेवकूफ था, और ऊपर से ये तो और भी बेवकूफ निकला, अपना ऊंट भी दे रहा है। चलो फिर सबने सोचा कोई बात नहीं, जब वो देने को तैयार है तो हमें लेने में क्या है। अब 19 में एक ऊंट जोड़ दिया गया तो 20 हो गए। 20 का आधा यानी 10 उसके पुत्र को दे दिया गया। अब 10 बचे, 10 का आधा यानी 5 उसकी पुत्री को दे दिया गया, और 4 ऊंट यानी चौथाई, 5वां हिस्सा उस नौकर को दे दिया गया, सेवक को, और वो अपना ऊंट लेकर चलता बना। तो समस्या का समाधान कर लिया ना उसने अपनी बुद्धिमत्ता से। दूसरों की समस्या का भी समाधान कर दीजिए, अपना तो छोड़िए। अगर कोई कष्ट में है, संकट में है, दुख में है, उसको आपकी आवश्यकता है तो आप अवश्य करें समाधान। वो कहते हैं ना, जब विपरीत समय चलता है तब कुछ भी साथ नहीं देता, न रत्न, न आपके रिश्तेदार, न मंत्र, न रत्न, न यंत्र, न देवी देवता, कुछ भी नहीं। विपरीत काल में सभी चीज का परिणाम विपरीत ही आने लगता है, इसलिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।